नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतन विशाल गर्ग आज छात्रों के उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु विशेष चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी श्रृंखला उच्च शिक्षा परिचय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का केंद्र बिंदु है बेसिक साइंसेस, जिसके लिए हमने स्टूडियो में बुलाया है सुभारती विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर MP यादव जी का। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर MP यादव जी का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार चेतन जी। डॉक्टर साहब, हम इस विषय में सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि बेसिक साइंसेस हैं क्या। देखिए, बेसिक साइंसेस से मतलब विज्ञान की नींव से है। विज्ञान के उन विषयों से है जिनमें विज्ञान की नींव पड़ी, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं जीव विज्ञान आदि। डॉक्टर साहब, बेसिक साइंसेज में विशेष तौर पे कौन कौन से कोर्स चलाए जाते हैं? बेसिक साइंसेज के अंतर्गत BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, मिलिट्री साइंस, कंप्यूटर साइंस, IT, इसी तरीके से MSc में इन सब्जेक्ट्स में व PhD प्रोग्राम इन्हीं सब्जेक्ट्स में चलते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जब आज के समय में हमारे पास इतने तकनीकी कोर्स उपलब्ध हैं, तो छात्र बेसिक साइंसेज कोर्स क्यों लें? देखिए चेतन जी, ऐसा है कि जो हमारा बेसिक साइंस है इसका एरिया बहुत ब्रॉड है। अगर किसी विद्यार्थी को जीवन में एक लंबी पारी करियर की खेलनी है तो उसे बेसिक साइंस की तरफ आना चाहिए। जहाँ तक प्रोफेशनल कोर्सेज का है, जब बेसिक साइंस में रिसर्च होती है और ये रिसर्च के दौरान ये पाया जाता है कि जो ये शोध कार्य है ये आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस चीज़ को प्रोफेशनल कोर्स की तरफ डाल दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वो एक बहुत लंबा टेन्योर नहीं होता, क्योंकि बेसिक साइंस में लगातार रिसर्च चलती है। आज ये है, कल उससे भी अच्छा है, आने वाले समय में जो आज चल रहा है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो यदि किसी विद्यार्थी को जी, बेसिक साइंस की तरफ आना है और यदि उसको अपने जीवन में कुछ करना है तो उसे बेसिक साइंस जरूर पढ़ना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी बताया कि इसमें BSc, MSc इत्यादि कोर्स चलाए जाते हैं जी, तो मैंने एक जगह पढ़ा था BSc और BSc ऑनर्स में क्या अंतर होता है? देखिए BSc दोनों तरीके की चलती हैं आमतौर पर हमारे देश में, सभी लगभग सभी विश्वविद्यालय में। लेकिन जो BSc है वो 3 बरस का एक प्लेन BSc है, जिसमें 3 बरस पढ़ाई होती है उन्हीं सब्जेक्ट्स की। यदि वो मैथमेटिक्स ग्रुप का है या वो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ग्रुप का है, तो BSc के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तीनों साल वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या उसका कोई और कॉम्बिनेशन है तो वो उसकी पढ़ाई करता है। लेकिन यदि वो BSc ऑनर्स की तरफ जाता है तो थर्ड ईयर में वह तीसरे बरस में किसी एक जिसमें उसका रुझान है वह उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है और उसमें वो विशेषज्ञता, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो उसमें एक विशेषज्ञता हासिल कर लेता है, जिसमें यदि उसको आगे के किसी सब्जेक्ट्स में, अगर उसी सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री लेनी है या PhD की तरफ अग्रसरित होना है तो उसको एक बढ़िया सा बेस तैयार हो जाता है। यानी अगर मुझे मैथ में PhD करनी है जी, तो मुझे BSc ऑनर्स में थर्ड ईयर में मैथ लेना होगा? जी हाँ, लेना होगा। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो बच्चे, अगर मान लीजिए किसी ने बाहर से PG कोर्स कर लिया है और PhD में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो किस किस विषय में सुभारती विश्वविद्यालय हमारे पास PhD कोर्स उपलब्ध कराता है? मैंने आपको बताया कि जो भी सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ BSc में चल रहे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स में PhD प्रोग्राम उपलब्ध हैं। तो इसमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है? इनमें जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो हमारी जो UGC की गाइडलाइन 2009 है उसके अकॉर्डिंग विश्वविद्यालय एक स्क्रीनिंग करता है कि किन सब्जेक्ट्स में
कितने छात्रों का प्रवेश किया जा सकता है, उसके अनुसार वो एडवर्टाइज करता है, रिटन टेस्ट एग्ज़ाम कराता है। उसके बाद स्क्रीनिंग करके वो मेरिट के आधार पर स्क्रीनिंग करता है, फिर डीआरसी और आरडीसी करके वो उनको टॉपिक और सुपरवाइजर उपलब्ध कराता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक, जैसे आपने मुझे बताया कि अभी स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में बीएससी एमएससी कोर्स चलाए जा रहे हैं। जी हाँ। तो इसमें प्रवेश की बीएससी और एमएससी कोर्सेज में, पीजी और यूजी कोर्सेज में प्रवेश की प्रोसीजर और योग्यता क्या होती है? देखिए, बीएससी में एडमिशन के लिए विद्यार्थी को 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए और वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। ठीक। 2 तरीके का प्रोसेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं। यदि कोई छात्र छात्रा 10+2 एग्जामिनेशन में 60% से अधिक मार्क्स ले आता है तो हम उसको सीधे एडमिशन दे देते हैं मेरिट के आधार पर, और यदि कुछ सीटें हमारी बच जाती हैं तो हम जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम इंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं और उसमें हम मेरिट पर उनको एडमिशन, जो सीटें उपलब्ध हैं उसमें हम मेरिट के आधार पर उनको हम प्रवेश दे देते हैं। और जो हमारा एमएससी का कार्यक्रम है, उस एमएससी के कार्यक्रम में बीएससी में जो भी उनके मार्क्स हैं, किसी भी विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और उन्हीं स्ट्रीम्स में जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है, यदि उनमें वो सब्जेक्ट्स हैं, तो हम उनको एमएससी में भी उसी आधार पर हम इंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। या बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 60% हैं, तो हम उनको सीधे मेरिट के आधार पर मेरिट बनाते हैं और उनको हम प्रवेश दे देते हैं। तो रह गया तीसरी बात जो हमें आपसे बतानी है कि जो हमारा एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में वो सभी छात्र छात्राएं एलिजिबल होते हैं प्रवेश के लिए जो ग्रेजुएशन साइंस के किसी भी सब्जेक्ट से हों। मतलब अगर वो मैथ ग्रुप के हैं या बायो ग्रुप के हैं तो भी उनको हम एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश दे देते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि कोई बच्चा प्रोफेशनल कोर्स से है, बीटेक है, तो भी उसको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश मिल जाता है। तो बायोटेक के लिए मुख्य क्वालिफिकेशन जो होगी वो साइंस साइड होनी चाहिए या आर्ट साइड का बच्चा? जी, साइंस साइड होना चाहिए। ग्रेजुएशन में उसके पास साइंस? जी, ग्रेजुएशन में उसके पास साइंस साइड होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया एमएससी बायोटेक के लिए। जी ठीक। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि सुभारती विश्वविद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के विषय में उन्हें उनके उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इस मामले में हमारा विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से मैं कहता हूं कि ये थोड़ा सा अलग है। जी। यहाँ पर विद्यार्थी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। उनको बिल्कुल रेगुलर क्लासेस चलाई जाती हैं, असाइनमेंट दिए जाते हैं, ट्यूट दिए जाते हैं, क्लास में लगातार असेसमेंट होता है और यदि कोई छात्र पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको अलग से उसके लिए टीचर्स की क्लास की व्यवस्था की जाती है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है और उसको प्रिपेयर किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करे और वो परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आए, जिससे उसका भविष्य उज्जवल बन सके। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा भविष्य के लिए हम तैयारी करते हैं, तो इसमें भविष्य के लिए कैंपस प्लेसमेंट की सुभारती विश्वविद्यालय क्या क्या सुविधाएं देता है? जी हाँ, हमारे विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बना हुआ है और उसमें एक टीम है जो समय के अनुसार लेटेस्ट ट्रेंड क्या है दुनिया के अंदर उसकी वो स्टडी करता है और उस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। ये हम ग्रुप अगर आवश्यक हुआ तो ग्रुप डिस्कशन की हम व्यवस्था करते हैं। उनको हम उनका एग्ज़ाम कराते हैं, समय समय पर टेस्ट कराते हैं, उस तरीके के पेपर्स बनाते हैं जिससे कि बच्चे उस तरीके के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें और उनको हम इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं, एक्सपर्ट्स बुलाते हैं। हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी उनके लिए चलाते हैं जिससे
वो ज्ञान के साथ साथ जो हमारी और आवश्यकताएं हैं, औपचारिकताएं हैं, किसी भी सिस्टम में यदि वो जाते हैं, मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी में गए, तो उनको किस तरीके से बिहेव करना है। अगर वो टेक्निकल ग्राउंड पे कहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या उनको किस तरीके से रहना है, किस तरीके का एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम उनको यहाँ पर प्रिपेयर उनको हम देते हैं, उनको उनकी प्रिपरेशन कराते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनके साथ डिस्कशन कराते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेज कराते हैं। जी बिल्कुल। तो आप मुझे थोड़ा सूक्ष्म में ये बताएं कि कोई भी छात्र स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों ले? देखिए, मैंने आपसे पिछले भी अभी चर्चा में बताया था कि सुभारती विश्वविद्यालय हमारा अपने आप में बिल्कुल एक अलग विश्वविद्यालय, कुछ मामलों में वो दूसरे विश्वविद्यालयों से अलग करता है। जैसे पहली बात तो ये है कि इस कैंपस में, हमारा जो कैंपस है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के कोर्स और बहुत अच्छे कोर्स एक ही कैंपस में रन करते हैं। दूसरा, जब कोई भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आता है तो उसको ये देखता है कि अगर यहाँ मेडिकल की पढ़ाई हो रही तो मेडिकल के बच्चे क्या क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से रहते हैं, उनको वो इन्वायरमेंट दिखता है। डॉक्टर्स हैं तो वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके के लोगों के साथ बिहेव करते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर साइकोलॉजिकल और मेडिकल दोनों बातें होती हैं, तो वो सीखता है। अगर वो लॉ की तरफ, हमारी लॉ की बिल्डिंग की तरफ कभी जाता है, उनके बच्चों से मिलता है, तो उसको ये लगता है, उसको सीखने को मिलता है कि कोई भी छात्र LLB करके वो क्या बन सकता है, वो क्या कर सकता है, देश की सेवा या देश की विकास में क्या भूमिका अदा कर सकता है, कानून व्यवस्था के मामले में वो क्या जानता है। इसी तरीके से यदि वो हमारे दूसरे कोर्स के छात्रों से मिलता है, फाइन आर्ट के छात्रों से मिलता है, तो वहाँ पर उसको मिलता है कि क्या क्या वहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से वहाँ भी कैरियर का एडवांसमेंट हो सकता है। तो एक ही कैंपस में बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत में एयर कंडीशनड हमारे पास एक ऑडिटोरियम है जो शायद उत्तर भारत में कहीं नहीं होगा, और उसकी कैपेसिटी और उसका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर उसको देखें तो छात्र को मिलेगा कि ऐसा तो कहीं और है ही नहीं, बिल्कुल एक अजीब चीज मिलेगी। यानी एक ओवरऑल एक्सपोजर उसे अपने पढ़ाई के टाइम में मिलता जी, है। उसको हर तरीके का, यही नहीं, विश्व के बहुत से सारे देश हैं जहां से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, तो उनसे भी उनको मिलने का मौका मिलता है, उनको देखने, उनके साथ मिलने का, उनकी कल्चर सीखने का मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आने के बाद लगता है कि छात्र ने बहुत सीखा। जब वो बाहर निकलता है और बाहर निकल करके कहीं वो नौकरी में होते हैं और कभी आ करके हमसे मिलते हैं तो वो बताते हैं, सर हमने जो यहाँ पर सीखा है शायद हम कहीं और होते तो हमको ना सीखने को मिलता। इसलिए ये हमारा विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से बहुत सारे मामलों में अलग करता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं बेसिक साइंसेज के विषय में। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, और हम कुछ ही देर में लौटेंगे और डॉक्टर यादव जी के साथ अपनी चर्चा का क्रम आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद हम सब पुनः मिलेंगे डॉक्टर यादव जी से।